जब लोकतंत्र बोलता है तो क्या हम उसकी आवाज को सच में सुनते हैं या सिर्फ शोर सुनते हैं? झारखंड के हटिया में हाल के चुनावों ने सिर्फ एक नतीजा नहीं दिया, बल्कि लोगों की उम्मीदों और उनकी तकलीफों की एक पूरी कहानी सुनाई है। तो आज हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं, बल्कि डेटा की रोशनी में वोट के जरिए कही गई उस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी पड़ताल की जमीन है एक विधानसभा क्षेत्र, हटिया, झारखंड। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये पूरे भारत के औद्योगिक इलाकों की चुनौतियों और सपनों का एक छोटा सा आईना है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो आगे हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले जमीन की हकीकत को जानेंगे, फिर चुनावी नतीजों के इशारों को पढ़ेंगे और उसके बाद जनादेश के पीछे की वजहों को समझेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस सब से सुशासन के लिए क्या रास्ता निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी आंकड़े को समझने से पहले उस जमीन और उन लोगों को समझना जरूरी है जहां से वो आंकड़े आते हैं। उनके रोज के संघर्ष क्या हैं? तो हटिया की जमीनी सच्चाई आखिर है क्या? और मामले की जड़ यही है। आप बस एक पल के लिए सोचिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC, जिसके हजारों कर्मचारी हैं और उनके परिवार 2 साल से भी ज्यादा वक्त से बिना तनख्वाह के गुजारा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये एक जीता जागता आर्थिक और सामाजिक संकट है जो पूरे इलाके की हवा में घुला हुआ है। जब हम जमीन पर लोगों से बात करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। HEC का संकट और बेरोजगारी तो सबसे बड़ी चिंता है ही, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा की मांग, खासकर मैया सम्मान जैसी पेंशन स्कीम की बात हो रही है। और शहरी बस्तियों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी बड़े मुद्दे हैं। और इन सब के ऊपर बढ़ती महंगाई की मार। कुल मिलाकर कहानी आर्थिक तंगी की है। और यहीं पर शासन का एक बुनियादी उसूल सामने आता है। शासन हमेशा सम्मान की नींव पर बनता है। सार्वजनिक जीवन में होने वाली बहस जानकारी पर आधारित और जिम्मेदार होनी चाहिए, और लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति से ही हो, हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करते हुए। तो हमने लोगों की परेशानियां तो सुन ली। अब देखते हैं कि इन भावनाओं, इस गुस्से और इस उम्मीद ने वोटों की शक्ल कैसे ली। ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुना रहे हैं? सबसे पहले इस क्षेत्र का पैमाना देखिए। 2024 में हटिया में कुल मतदाता थे 4,48,166। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े और विविध मतदाता समूह की तरफ इशारा करता है। और यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 2024 में मतदान हुआ लगभग 69.4%। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये पिछले चुनावों के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है। ये साफ बताता है कि इस बार वोटर चुप नहीं थे, वो अपनी बात कहने के लिए प्रेरित थे। जीत और हार का अंतर रहा 14,623 वोटों का। हाँ, ये एक साफ अंतर है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि इसे एक तरफा कहा जा सके। ये दिखाता है कि मुकाबला कांटे का था और जमीन पर दोनों तरफ से पूरी ताकत लगाई गई थी। पर सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों ही पक्षों को 2019 के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। इसका मतलब ये नहीं कि हवा सिर्फ एक तरफ थी, बल्कि दोनों ही खेमों के लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए घर से निकले। ये एक व्यापक बेचैनी का संकेत है। तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, ऐसा क्यों हुआ? चलिए उन वजहों और चुनावी रणनीतियों को समझते हैं जिनकी वजह से ये नतीजा सामने आया। अगर हम चैलेंजर के अभियान को देखें तो एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ मजबूत स्थानीय पारिवारिक विरासत और जमीनी मुद्दों को भुनाने की क्षमता जैसी ताकतें थी, लेकिन दूसरी तरफ एक बिखरा हुआ अभियान, गठबंधन के अंदर की खींचतान और एक बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव के सामने अपनी पहचान बनाने में कमी, ये बड़ी कमजोरियां भी थीं। मैदान में बाहरी कारक भी बहुत अहम थे। HEC की हड़ताल और महिला पेंशन जैसी योजनाओं पर मतदाताओं से जुड़ने के साफ मौके थे, लेकिन साथ ही एक ताकतवर राष्ट्रीय कहानी और विपक्ष के वोटों को बांटने वाली छोटी पार्टियों से भी एक बड़ा खतरा था। अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। क्या पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न में मतदाताओं के व्यवहार का कोई राज छिपा है? ये टाइमलाइन हटिया के वोटर के बदलते मूड की पूरी कहानी कहती है। 2009 की गहरी निराशा, जब सिर्फ 39% लोग वोट डालने निकले, से लेकर 2024 में अचानक आए इस उबाल तक, जब ये आंकड़ा लगभग 69% हो गया।
इस तेज उछाल के पीछे HEC संकट की सीधी भूमिका हो सकती है। खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाएं, जैसे कि मैया सम्मान पेंशन स्कीम, अब सिर्फ चुनावी वादे नहीं रह गए हैं, वे नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। 2024 के चुनाव में महिला वोटरों की बढ़ी हुई भागीदारी एक बहुत ही निर्णायक लेकिन शायद कम आंका गया फैक्टर था। तो इस सारे विश्लेषण के बाद अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं। एक राजनीतिक रणनीति को कैसे एक असरदार जन केंद्रित शासन के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। जनता का भरोसा फिर से जीतने के लिए ये एक साफ 4 कदमों का प्लान है। पहला, लोगों के दरवाजे तक जाइए, HIEC के मजदूरों और महिलाओं की बात सीधे सुनिए। दूसरा, हटिया के भले के लिए सभी स्थानीय नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाइए। तीसरा, सिर्फ वादे नहीं, जमीन पर काम करके दिखाइए। और चौथा, लोगों से लगातार जुड़कर उस भरोसे को सींचते रहिए। इसे आप शासन का चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक ऐसा ढांचा जो लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। इसका आर्थिक चेहरा है रोजगार और वेतन को प्राथमिकता देना, सामाजिक चेहरा है महिलाओं और परिवारों की जरूरतों को पूरा करना, गठबंधन का चेहरा है एकता और सहयोग दिखाना, और नैरेटिव का चेहरा है विकास पर ध्यान देना, न कि बांटने वाली बातों पर। असरदार शासन के लिए जनता का विश्वास कमाना और उसे बनाए रखना सबसे जरूरी है। इसमें पारदर्शी डेटा प्रैक्टिस भी शामिल है। ये पक्का करना कि नागरिकों की जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए उन्होंने इजाजत दी है। और इस पूरी बातचीत के आखिर में हम एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई पर पहुंचते हैं। राजनीति सिर्फ एक चुनाव जीतने का खेल नहीं है, ये लोगों की सेवा करने की एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर डेटा लोगों से बात करने का एक जरिया है, तो तब क्या होता है जब नेता सुनना ही बंद कर देते हैं? यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।